नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्मण्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। भारतीय भूगोल की यहाँ दूसरी क्लास है और इस दूसरी क्लास में हम जानेंगे आज भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में। इसको हम मैप के साथ जानेंगे साथियों। तो आइए चर्चा करते हैं भारत के भौगोलिक स्वरूप की। भारत का भौगोलिक स्वरूप। भारत के इस भौगोलिक स्वरूप के टॉपिक में ही हम जानेंगे कि भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना है, इसके पड़ोस के देश कितने हैं, इसकी कितनी सीमा है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे साथियों। तो पहले मैं इसका मैप बना देता हूं, यहाँ देखिएगा। ये अब ऐसा नहीं, जैसा बना है उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। कलाकार तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपन ने मैप बनाने की कोशिश की है, उसी में हम जानते हैं। ठीक, अब आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो भारत हमारा है इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बताए थे। ये जो आपको दिख रहा है इसकी राजधानी मैंने बताई थी, क्या थी? नई दिल्ली थी। ठीक, मैं इस भारत के क्षेत्रफल की यदि बात करूं कि इस भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, तो ध्यान रखिए 32,87,263 क्या है? 32,87,263 इसका क्षेत्रफल है, जो कि पूरी दुनिया का यानी कि विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। ध्यान रखना कितना प्रतिशत है? तो मात्र 2.42%। लेकिन दुनिया का कौन सा बड़ा देश था ये मैंने आपको बताया था, तो दुनिया का ये 7वां बड़ा देश। कौन सा बड़ा देश था? 7वां बड़ा। ठीक, क्षेत्रफल यदि पूछे तो 32,87,263 इसको आसानी से याद रख सकते हो। 32,87,263। 263 में सर याद रखने में दिक्कत क्या है? तो ऐसे ही रख लीजिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। यदि मैं इस भारतीय भूगोल के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करूं तो उसको थोड़ा सा बेसिक से समझिएगा कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। अक्षांश और देशांतर हम इनको विस्तार से जानेंगे जब हम विश्व भूगोल की क्लास पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इनको समझ लीजिए बेसिक। अक्षांश वो रेखा होती है जो पृथ्वी पर आड़ी खिंची होती है, जिन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड। पृथ्वी पर जो रेखाएं कैसी हो? आड़ी खिंची हो। इन आड़ी रेखाओं को बोला जाता है क्या? अक्षांश, या फिर बोला जाता है लैटिट्यूड। ठीक, दूसरी यदि हम बात करें कि देशांतर रेखाएं क्या होती है, ठीक, तो देशांतर रेखाएं जो पृथ्वी पर खड़ी रेखाएं होती है, लॉन्गिट्यूड, जो पृथ्वी पर कैसी हो? खड़ी रेखाएं हो। इन खड़ी रेखाओं को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? देशांतर बोला जाता है। तो हमें ये देखना है हमारे भारत को लेकर, थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये मैंने एक छोटा सा बनाया पृथ्वी का हिस्सा। ठीक, इस मानिए ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं, यहाँ पर एशिया, देखिए मैं नॉर्मल बता रहा हूँ आपको। एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर अंटार्कटिका। ठीक, और अभी जो नया 8वां जो चर्चा में है वो है कौन सा? जिलैंडिया। ठीक, तो ये 7-8 महाद्वीप है। उन 8 महाद्वीप में से हमारा भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? ये हमारा महाद्वीप का है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा। ठीक, इस एशिया महाद्वीप में हमको देखना है कि हमारे भारत की स्थिति कहाँ पर है, किन अक्षांशों के बीच में है और किन देशांतरों के बीच में है। तो आइए इसको हम जान लेते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में। तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार से पहले एक छोटी सी जानकारी जो आपको यहां पर देखनी है, वो जानकारी ये देखनी है। देखिए, जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है, इस रेखा को बोलते हैं हम 0 डिग्री रेखा। इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा, इसी को बोला जाता है इक्वेटर रेखा।
मैं यहाँ पर ज़्यादा नाम नहीं लिखूंगा साथियों, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। इस रेखा से आप 23.5 डिग्री ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ पर 23.5 डिग्री। तो ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, उत्तर की ओर। ठीक, वहीं आप 66.5 डिग्री के और ऊपर जाएंगे, यहाँ पर 66.5 डिग्री। तो ये जो रेखा मिलेगी आपको मिलेगी आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। ठीक, वहीं आप यहाँ से दक्षिण की ओर यानी कि भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो रेखा मिलेगी वो रेखा मिलेगी कौन सी? मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। और सबसे दक्षिण में जो 66.5 डिग्री की जो रेखा है, ये 66.5 डिग्री पर जो रेखा है वो है आपकी अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक। ठीक, ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है मेरे प्रिय साथियों। यहाँ पर अंटार्कटिक है और यहाँ पर आर्कटिक है। 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक, 66.5 दक्षिण में अंटार्कटिक रेखा है। तो ये तो नॉर्मल है। अब इसमें हमको देखना है हमारे भारत कहाँ पर है, हमारा भारत बसा कितने अक्षांश से। ये सभी रेखाएं कैसी है? अक्षांश देशांतर। कमेंट में बताइए जल्दी, डोंट वरी, मैं बता दूंगा। ये सभी रेखाएं कैसी है? अक्षांशी रेखाएं हैं। ठीक, ये उत्तर का है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कौन सा है? दक्षिणी हिस्सा है। अब यहाँ पर देखिए, वहीं पृथ्वी को फिर 2 खड़े भागों में डिवाइड करने वाली जो रेखा होगी, ध्यान रखना, ये कुछ इस टाइप से, ये कुछ ये मेरे साथियों, ये करके दिखाओ, जे करके दिखाओ। हाँ, तो वो करके नहीं देखा ना, केवल ये करके दिखाना है। ठीक, ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं जो खड़ी रूप में खींची है, ये रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? आपकी देशांतर रेखाएं। कैसी है साथियों? देशांतर रेखाएं। तो हमको देखना है कि हमारा भारत इन रेखाओं में कहां पर उलझा हुआ है, कहां पर स्थित है। तो यहां हमें देखना है हमारा भारत कुछ यहां पर है। ये यहाँ हमको देखने हैं साथियों कि हमारे भारत कितनी देशांतर रेखाओं के बीच में बसा हुआ है और कितनी अक्षांश रेखाओं के बीच में बसा हुआ है। तो इसकी हम अक्षांश स्थिति की बात करें, भारत की अक्षांश स्थिति जो है, ध्यान रखना, अक्षांश स्थिति यानी कि यहाँ से, ये जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, भारत की अक्षांश स्थिति जो होगी, ध्यान रखना, ये 8 डिग्री 4 अंश से स्टार्ट है। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर ये कहाँ तक जाएगा? ये देखिए, ये 8 डिग्री 4 मैंने कैसे लिखा तो वो भी समझिए। जैसे 0 डिग्री से मैं ऊपर बढ़ता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आगे बढ़ूंगा तो ये यहाँ से होकर जो रेखा जाएगी ये 8 डिग्री 4 रेखा है। और ये 8 डिग्री 4 से लेकर आपका यहाँ तक जो जाएगी रेखा, ये जाएगी 37 डिग्री 6 अंश तक। ठीक, तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 अंश तक। और ये कहाँ पर है? उत्तरी अक्षांश में। क्योंकि मेरे भाइयों, ये भाइयों या साथियों ध्यान रखिए, ये 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा है? क्योंकि 0 डिग्री रेखा से ये किधर है? उत्तर की ओर है, इसलिए हमने क्या लिखा? उत्तरी अक्षांश लिखा। अंडरस्टैंड? ठीक, ये तो हो गया अक्षांशी विस्तार। इसी अक्षांश विस्तार में एक बहुत ही मुख्य फैक्ट जो आपको याद रखना है, ये अक्षांश विस्तार है मुख्य भूमि का। ये कहाँ का है? मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार है। मुख्य भूमि का मतलब होगा कि ये जो लिखा है कन्याकुमारी, क्या बात है, कहाँ पर? कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी से स्टार्ट होगा मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 अंश तक। लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है, हाँ ये भी तो हमारे भारत का हिस्सा है साहब। और ये जो मैंने बनाया है ये कुछ वैसे ही डिब्बे नहीं बने हुए हैं। ये डिब्बे जो बने हुए हैं गोल गोल, ये हमारा अंडमान निकोबार है, भारत का हिस्सा है। और ये अंडमान निकोबार ये इससे नीचे जा रहा है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार द्वीप सहित, क्वेश्चन सुनिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार किस सहित? द्वीप सहित जो अक्षांशीय विस्तार आएगा, ये ध्यान रखिए, यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार जो आएगा वो क्या आएगा? क्या बात है? 6 डिग्री 4 अंश से लेकर द्वीप सहित अक्षांशीय विस्तार, द्वीप सहित अक्षांशीय विस्तार जो है वो है आपका 6 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 अंश तक। और ये भी क्या? उत्तरी अक्षांश।
मोस्ट आईएमपी फैक्ट जो कि आपको याद रखना है, मुख्य भूमि पूछे तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 अंश तक जो कि कन्याकुमारी से है, और आपका द्वीप सहित पूछे तो 6 डिग्री 4 अंश जो कि अंडमान निकोबार में यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है जिसे बोलते हैं, आप सभी लोगों ने सुना होगा, ग्रेट निकोबार द्वीप। और उस ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो पॉइंट है पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, या फिर जिसे आप सभी लोगों ने सुना होगा इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट। मैं अभी इनके बारे में बताऊंगा, इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमिलियन पॉइंट, जो कि यहीं पर स्थित है अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप स्थित पर, जिसका विस्तार या जिसकी स्थिति कितने से स्टार्ट होती है, 6 डिग्री 4 से स्टार्ट होती है। तो ये तो भारत का क्या हुआ, केवल अक्षांशीय विस्तार हुआ। अब मैं देशांतर विस्तार की बात करूं तो यहां पर देखिएगा, देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार, भारत का जो देशांतरी विस्तार है, जो भारत का देशांतरी विस्तार जाएगा वो कहाँ से आएगा या कहाँ से जाएगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम स्टार्ट करें और यहाँ तक जाएं तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करें, चलो यहाँ से कोई रेखा स्टार्ट होती है ये, तो ये स्टार्ट होती है 68 डिग्री 7 से, और इसके बाद यदि ये कहीं पर जाती है तो ये जाती है यहाँ तक, और ये है 97 डिग्री 25 अंश। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार यानी कि 2 खड़ी लाइनों के बीच में जो बसा हुआ है भारत, वो है 68 से लेकर 97 25। मैं रटवा नहीं रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 68 से लेकर 97 25, 97 25 तक भारत का एक कैसा विस्तार है, देशांतर विस्तार। अब एक बात मुझे बता दो, ये पूर्वी देशांतर है या पश्चिमी देशांतर है? तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये जो मैंने 0 डिग्री रेखा, जो देशांतर रेखा खींची है, इधर से यदि आप इधर जाते हो तो ये दिशा कहलाएगी पूर्व, इधर से यदि आप इधर आते हो तो ये दिशा कहलाएगी पश्चिम। तो मेरे प्रिय साथियों, ये किधर जा रहा है, पूर्व की ओर। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार होगा 68 97 25 से लेकर 95 अंश तक पूर्वी देशांतर, ये कहाँ पर है, पूर्वी में है, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, पूर्वी देशांतर। तो ये तो भारत का हुआ अक्षांशीय विस्तार, और क्या हुआ, पूर्वी अक्षांशीय और देशांतर विस्तार। और मुख्य भूमि पूछे तो ये, द्वीप सहित पूछे ये, और देशांतरी विस्तार पूछे तो ये। अब हम इसमें आगे देख लेते हैं कि ये जो हमारी आकृति बनी हुई है, ये जो, चलो इसको पहले आकृति से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ, ठीक। ये इतना हमने देखा भी अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर में अब आपको देखना है इसके आगे कि इसकी जो आकृति दिखती है, भारत की जो आकृति है वो आकृति कैसी, क्या ये हमको त्रिकोण दिखता है या षटभुज दिखता है, ये 6 कोण वाला दिखता है, या फिर ऐसे दिखता है यानी कि चतुष्कोणी। तो ध्यान रखिएगा, भारत की जो आकृति है ये आकृति कैसी है, चतुष्कोणी। भारत की आकृति यदि आपको देखने को मिले तो आकृति कैसी होगी, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणी, ठीक। तो ये तो आपने देख लिया नॉर्मल जानकारी। अब हम भारत की सीमाओं के बारे में बात कर लें कि भारत की स्थलीय जलीय वगैरह सीमा कितनी है, ठीक। ये इतना समझ में आया होगा आपको, तो आगे बढ़ते हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा का मतलब ये कि देखिए, यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो ये राज्य है आपका गुजरात, ठीक। और यहाँ पर आप सभी को पता है, यहाँ पर जो राज्य आएगा आपको, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है जो राज्य है वो है त्रिपुरा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक यदि हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र बना हुआ है, आप सभी को पता है साथियों, इधर जल है, पूरा क्षेत्र क्या है आपका, जल है। यहाँ पर जो है वो कौन सा सागर है आपका, अरब सागर है, जो मिटा रहा हूँ मैं, ठीक। यहाँ पर जो है वो क्या है आपका, हिंद महासागर है, और यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक। तो यहाँ पर स्थलीय सीमा यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्थलीय सीमा है, इस स्थलीय सीमा की यदि लंबाई की बात करूँ तो वह स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर,
भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये तो है स्थलीय सीमा। अब मैं बात कर लेता हूँ जलीय सीमा की। भारत की किसकी बात कर ले हम? जलीय सीमा की। तो भारत की जलीय सीमा, या फिर मैं बात कर लूँ तटीय सीमा, तटीय सीमा, या फिर इसी को आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा तट रेखा, कुछ भी आ सकता है। ये सभी एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक जो बचा हुआ है, जिसकी सीमा किससे स्पर्श कर रही है? जल से स्पर्श कर रही है, उसकी लंबाई की यदि हम बात करें तो ध्यान रखना जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर जलीय सीमा की। ये हमने राज्य देखे। अब एक बात यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा, गलत मत करना। ये 6100 किलोमीटर जो है, ये जो सीमा पर बसे हुए राज्य हैं उनकी संख्याओं को काउंट किया गया है, उनकी लंबाइयों को यहाँ पर जोड़ा गया है। मेरे प्रिय साथियों, यहाँ पर है आपका क्या? लक्षद्वीप, यहाँ पर है दादर, दमन दीव दादर नगर हवेली, यहाँ पर है अंडमान निकोबार। क्या हमने इनको जोड़ा है? क्या इनकी लंबाई को जोड़ा है? इनकी आसपास की लंबाई को जोड़ा है? तो आपका आंसर निकल कर आएगा नहीं जोड़ा। तो फिर जोड़ो ना। तो इनको यदि हम जोड़ें तो ध्यान रखना इन सभी की द्वीप सहित, क्या? द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई, द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई, तट रेखा की लंबाई जो होगी द्वीप सहित वो होगी 7516। कितनी होगी? द्वीप सहित 7516। मुख्य तटीय रेखा की लंबाई या फिर तटीय सीमा की लंबाई 6100, द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई 7516। अब यदि हम पूर्ण रूप से भारत की स्थलीय और जलीय सीमा की बात करें कि संपूर्ण स्थलीय और जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 में 7516 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 15 और 7 कितने होंगे? 22, और 22 में आप ये 500 और 200 716, क्योंकि 22,716 के समथिंग इनकी क्या हो जाएगी? टोटली लंबाई हो जाएगी संपूर्ण भारत की यदि हम बात करेंगे तो। ठीक, तो ये तो नॉर्मल बात हो गई तटीय सीमा की लंबाई। और किसकी बात हो गई साथियों? ये जलीय सीमा की लंबाई, द्वीप सहित भी हो गई, मुख्य भी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसी भारत में कि जो इस तटीय सीमा की हमने बात करी, उस तटीय सीमा पर बसने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखना तटीय सीमा वाले राज्य जो हैं, तटीय सीमा पर राज्यों की संख्या जो है वो 9 है। तटीय सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है? 6100, और उन पर बसे हुए राज्य कितने हैं? 9 राज्य हैं। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान से सुनिएगा साथियों, यहाँ पे वो 9 राज्य मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 9 राज्य में एक तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है। ठीक, गुजरात के बाद यहाँ पर आप आओगे तो ये वाला राज्य जो है वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। ये गुजरात हो गया पहला। दूसरा कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। यहाँ पर आप देखोगे तो छोटा सा राज्य जो कि कौन सा है? गोवा है। ठीक, तीसरे राज्य की हम बात करें तो ये वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक, चौथे राज्य की यदि हम बात करें तो ये राज्य कौन सा है आपका? केरल है। ठीक, चौथे राज्य के बाद इधर यदि हम पूर्व दिशा में चले जाएं तो ये वाला राज्य कौन सा आ जाएगा आपका? तमिलनाडु आ जाएगा। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तमिलनाडु के बाद ये वाला राज्य, तो ये कौन सा आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। सर आपने ये वाला क्यों नहीं बनाया? मेरे प्रिय जनों, ये है तेलंगाना, जिसकी सीमा जल से स्पर्श नहीं करती है। ठीक, उसके बाद ये वाला राज्य आ जाएगा आपका। तेलंगाना के बाद कौन सा है साथियों? ये उड़ीसा। ठीक, और उड़ीसा के बाद ये वाला जो राज्य आ जाएगा आपका, ये कौन सा जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल संख्या कितनी हो गई? 9। और 9 में से ध्यान रखिएगा पूर्व में कितने राज्य हैं? पूर्व, ये दिशा पूर्व है, ये दिशा पश्चिम है। तो पूर्व दिशा में जो राज्यों की संख्या है वो कितनी है? 4। आप आसानी से बता देंगे सर 1 2 3 4। और पश्चिम दिशा में राज्यों की संख्या कितनी है? तो साथियों पश्चिम में जो राज्यों की संख्या है, तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या वो कितनी है? 5। दोनों का मिलाकर कितनी हो गई? 9 हो गई। यहाँ पर सबसे अधिक बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोगों को पता होगा वैसे, कि सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला यदि राज्य की बात करें, सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य, ध्यान रखिए सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला यदि राज्य है तो वो कौन सा है? गुजरात। और सबसे कम
तटीय रेखा वाले राज्य की यदि बात करें तो वो कौन सा है आपका गोवा। ध्यान रखिएगा छोटा भी है, सबसे कम तट रेखा वाला राज्य गोवा, सबसे अधिक तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा होगा, गुजरात होगा। ये तो तटीय सीमा की बात कर ली, और उसके ऊपर आपने किसकी बात कर ली थी, स्थलीय सीमा की। अब हम बात कर लेते हैं कि इस स्थलीय सीमा पर कितने देश हैं, यानी कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उनकी सीमा कितनी लगी हुई है, तो उनको जरा हम देख लेते हैं साथियों। यहां पे वही मैं बात करूंगा अपने प्यारे भारत की। तो यहां देखिएगा बनाते कैसे हैं वो यहां पर देख लो, बहुत आसान है इसको बनाना। मैं पेंटर तो नहीं हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना है, मेरे साथ कोऑपरेट करना है, जैसा भी है आपको कोऑपरेट करते हुए चलना है, ठीक है। मैपिंग में क्योंकि अपन कलाकार नहीं है, ठीक। अब यहां पर हमने जलीय सीमा की बात करी थी, उसमें थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि यहां पर जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है आपका, अरब सागर, ठीक। यहां पर जो क्षेत्र है वो कौन सा आपका, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक। और यहां पर जो क्षेत्र है वो कौन सा आपका, ये यहां पर है आपका, आपका नहीं श्रीलंका वालों का है भाई, ये क्या है, श्रीलंका, ठीक है, मैं लिख दूं श्रीलंका। और यहां पर कौन सा सागर है आपका, हिंद महासागर, ठीक, हिंद महासागर। एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट आईएमपी फैक्ट, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है, तो वो देश है आपका हिंदुस्तान। मैंने कल बताया था हिंदुस्तान, और उसी हिंदुस्तान के आधार पर इस महासागर का नाम क्या पड़ा है साथियों, तो ये पड़ा है हिंद महासागर। अब हम थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं इसमें। साथियों मैंने आपसे बात की कि इसके पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो पड़ोसी देश हैं इसके, पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देशों की संख्या जो है वो कितनी है, 7 है। तो पड़ोसी देश जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये है पहला जो आपके सामने ये दिख रहा है, जो नापाक हरकत करने वाला जो देश है वो कौन सा है आपका, पाकिस्तान। ये वाला देश कौन सा है, पाकिस्तान। यहां पे जो कुछ सीमा लगती है, ये वाला जो देश है ये है अफगानिस्तान, ठीक। यहां पर यदि मैं बात करूं, ये वाला जो देश आपको दिख रहा है, यहां पर जो गलवान घाटी के कारण विवाद या दोकलाम के लिए विवाद, ऐसा जो क्षेत्र है यहां पर वो किसका है, चाइना का, यानी कि ये वाला क्षेत्र चाइना, ठीक। यहां पर ध्यान दीजिए, ये वाला देश जो है वो कौन सा है, नेपाल, ठीक। यहां पर जो देश है नेपाल और भूटान, चलो मैं लिख देता हूं पहले, ये वाला देश कौन सा है, भूटान। तो नेपाल और भूटान दोनों के बीच में एक मुर्गी के नाड़ की तरह ऐसे ऊंचे के बीच में हमारा एक राज्य है, और वो राज्य कौन सा है, सिक्किम है, ठीक। यहां पर जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसको मैं छोटा कर लूं थोड़ा, ये पता है राज्य त्रिपुरा है। यहां पर जो देश है, ध्यान रखिए ये देश कौन सा है, चलो यहीं पर लिख देता हूं मैं उसको, ये देश है आपका बांग्लादेश, ठीक। और यहां पर जो ये वाला सीमा वाला राज्य जो है, ये वाला राज्य है आपका, सॉरी राज्य नहीं देश, ये वाला है म्यांमार, ठीक। तो 7 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पड़ोसी देश हैं जो किससे लगते हैं, आपकी स्थलीय सीमा से लगते हैं, ठीक। इनमें आपको एक बात जो ध्यान रखनी है, ये लिखा हुआ है श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका जो है साथियों ध्यान रखिएगा ये आपका जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। जलीय सीमा से जुड़े हुए और भी देशों के बारे में बात करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है ये स्थलीय सीमा वाले राज्य हैं। इन स्थलीय सीमा वाले राज्यों में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमा यदि भारत के किसी देश के साथ लगती है तो वो देश कौन सा है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है वो है आपकी 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे अधिक लगने वाली सीमा किस देश से है, बांग्लादेश से, जो कि कितनी है 4096 किलोमीटर। साथियों इसके बाद यदि हम बात करें तो म्यांमार के साथ जो सीमा लगती है भारत की, कि म्यांमार के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो वो कितनी लगती है 1643।
ध्यान रखिए म्यांमार में आधा माह है, यदि 1 और 6 को कुछ ऐसे जोड़ोगे तो यह उल्टा माह बनेगा। आप याद रख सकते हो कि मैं याद करवा सकता हूँ, बाकी ट्रिक नहीं है मेरे पास इसकी। तो म्यांमार के साथ कितनी लगती है 1643। ठीक, भूटान में ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है ये भूटान में कितनी लगी थी है आपकी 699। भूटान में आप मात्रा कैसे चढ़ाओगे, ये देखिए आपने ये 6 लिखा है ऐसा, तो ध्यान रखिए कुछ मात्रा के हिसाब से आप याद रख सकते हो कि 6 आप सीधा करोगे तो उसमें 6 बनेगा, तो 699 किसके साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है। ठीक, वहीं यदि हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में आप यहाँ पर ये ऐसा देख रहे हो, ये एक क्या देख रहे हो, ये एक ये मात्रा चढ़ी हुई, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर भी ऐसे ही एक बना हुआ है ये। तो ध्यान रखिए नेपाल के साथ भारत की जो लगी हुई सीमा है वो कितनी है 1791, स्टार्टिंग में एक और लास्ट में भी एक। तो ऐसे आप देख सकते हो कि नेपाल के साथ कितनी लगी हुई है 1751। दूसरी बात यहाँ पर चाइना जो है, चाइना के साथ ध्यान रखने 4 से 34, 4 से चाइना, आप उससे याद रख सकते हो। तो यहाँ से 3488 जो है आपकी किसके साथ लगती है, चाइना के साथ लगती है। ठीक, वहीं हम सबसे कम सीमा की बात करें कि भारत की सबसे कम सीमा यदि लगती है तो ध्यान रखिए साथियों वो किससे लगती है, अफगानिस्तान से, मात्र कितनी 106 किलोमीटर। ठीक, वहीं यदि हम बात करें कि पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, तो पाकिस्तान की इसकी सीमा लगती है, हर बार 2-3 करता रहता है वो, 3-5 3-2-5 है ना, तो ऐसे जो है वो उससे सीमा लगती है 33-23। तो भारत की पाकिस्तान के साथ 33-23 और यहाँ पर बांग्लादेश के साथ 4096। आपसे आरोही अवरोही कैसा भी क्रम पूछे, आपको यदि इनकी संख्या पता है तो आप आसानी से बता दोगे। पिछली बार पीएससी के एक क्वेश्चन में पूछा गया था इनका आरोही क्रम, तो उसमें आप बता सकते थे यदि आपको पता होता तो। ठीक, अब हम इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं, इसी में जो मोस्ट IMPJ जो छुट्टी हुई है इसके आगे की, कि ये जो भारत से हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक, यानी कि ये तो भारत का उत्तर का हिस्सा है और ये भारत का जो है वो कौन सा हिस्सा है, दक्षिण का हिस्सा है। कि भारत की जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी, यानी कि कितना विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक का, तो ध्यान दीजिएगा ये है 32-33 नहीं 32-14, कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो कितना है आपका 32-14 है। ठीक, वहीं यदि हम बात करें कि यहाँ से लेकर भारत का यहाँ तक का जो विस्तार है, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक का विस्तार जो है वो कितना किलोमीटर है, तो ये ध्यान रखेगा 29-33। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि यहाँ चलो उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो कितना है 32-14, और वहीं पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार जो है वो कितना है साथियों 29-33। ये आपको याद रखने की बात है। ठीक, अब हम ये 32-14, 29-33 की बात कर ली, अब हम थोड़ा इनको आगे लेकर चलें कि इन पड़ोसी देश जो मैंने आपको 6-7 पड़ोसी देश बताए, इन पड़ोसी देशों के साथ कौन सी सीमा लगती है या उस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। जैसे कि भारत अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा, भारत चीन के बीच में कौन सी रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा, तो आइए उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, इस रेखा को जिस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, उस रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है इसको, रेड क्लिफ रेखा, जो कि सर रेड क्लिफ के नाम पर इस रेखा का नाम पड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। ठीक, ये 1947 की ही बात है जब इसको खींचा गया। ठीक, भारत और अफगानिस्तान की यदि बात करें तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, ध्यान रखिए, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच आज़ादी से पहले, दे दी हमें आज़ाद बिना खड़ग बिना ढाल, है ना, आज़ादी से पहले, कि आज़ादी से पहले यानी कि 1937 से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा थी वो रेखा थी डूरंड रेखा। कौन सी रेखा, डूरंड रेखा। आज़ादी से पहले थी, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, थी, अब है क्या, नहीं। आज़ादी से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा थी, लेकिन अब डूरंड रेखा थी, लेकिन अब यही जो डूरंड रेखा है अब कहाँ पर है, तो ध्यान रखिए अब वर्तमान में यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। आया कुछ फंडा क्लियर समझ में। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में पहले थी कौन सी रेखा, डूरंड, और हाँ डूरंड रेखा, क्योंकि पाकिस्तान
कहाँ का था? पाकिस्तान हिस्सा किसका था? भारत का था। 1947 में अलग हुआ ना। तो ध्यान रखिए ये अब रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक। वहीं यदि हम बात करें कि सर भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है, तो ध्यान रखिए भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है, इस रेखा को नाम दिया गया है मैकमोहन रेखा। नाम क्या दे रखा है इसका? मैकमोहन रेखा, ठीक। तो भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? ये मैकमोहन रेखा, जिसे 1914 के शिमला समझौता कहते हैं, खींचा गया था। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, मैकमोहन रेखा इंडिया और किसके बीच में है? चाइना के बीच में। और यहाँ पर भारत का 3 ओर से घिरा हुआ राज्य बांग्लादेश से, कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ जो राज्य है वो राज्य है कौन सा? आपका त्रिपुरा, ठीक। और इस त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो एक रेखा है, ध्यान रखना उस रेखा का नाम मिलेगा आपको शून्य रेखा। नाम क्या मिलेगा? भारत और त्रिपुरा, सॉरी बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या मिलेगा? शून्य रेखा। तो ये कुछ सीमा रेखाओं की बात की थी हमने कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी, भारत चीन के बीच में कौन सी। तो ये कुछ रेखाओं के बारे में आपने जाना। अब मैं भारत के कुछ पॉइंट की बात कर लूं कि भारत का उत्तर का पॉइंट कौन सा है, दक्षिण का कौन सा है, पूर्व का कौन सा है, पश्चिम का कौन सा है। तो आइए उसके बारे में हम जान लेते हैं साथियों। वही हमारा प्यारा भारत, हमने भारत को लिया है पढ़ने में, तो हम इससे पीछे नहीं हटने वाले, है ना। अब मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा है इसको, क्योंकि अपने को यहाँ से छोटे से ही काम चलने वाला है, ठीक। ये भारत का मैप। भारत में हम बात कर रहे हैं कुछ बिंदु की, तो यहाँ देखिएगा बिंदु से पहले कुछ इन चीज़ों को, ये भी भारत का ही हिस्सा है ना। हम यदि ये नहीं बनाए तो कुछ अधूरा सा फीलिंग होती है कि भाई अधूरा है। इसको बनाने से अधूरा नहीं लगेगा हालांकि, है ना। चलो मैं कुछ और भी आपको बना दूँ, अच्छा रहेगा, बता दूंगा क्या है, ठीक। ये जो मैंने बनाया ये तो भारत है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया नाम सुना होगा आपके ने। ये क्या है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक। ये आपका मालदीव, मालदीव आपने सुना होगा, मालदीव, ठीक। और चलो मालदीव थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, मिनिकाई यहाँ पर ले लेते हैं। ये है मिनिकाई और ये है मालदीव, ठीक। द्वीप है। ये है आपका क्या? लक्षद्वीप। और ये क्या है? श्रीलंका। ये क्या है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा कि भारत के यदि हम उत्तर के बिंदु की बात करें, सबसे उत्तर में कि यहाँ पर भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा इस बिंदु का नाम है इंदिरा कोल। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। और ये इंदिरा कोल जिस राज्य या जिस केंद्र प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिए ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। उत्तरी बिंदु की बात यदि पूछे तो वो कौन सा है? इंदिरा कोल। वहीं यदि आपसे भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ध्यान रखिए यहाँ पर ये, ठीक। ये भारत का जो दक्षिणी बिंदु है ये आपका नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट। किस नाम से? इंदिरा पॉइंट। और ये जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसी को कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। एक और नाम है इसी का पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन, पिगमिलियन पॉइंट, ये इसी के नाम है। ये जो स्थित है आपका इंदिरा पॉइंट, ये है आपका अंडमान निकोबार में। जो निकोबार का हिस्सा होगा वो होगा ग्रेट निकोबार। क्या होगा आपका? ग्रेट निकोबार। मैं इस अंडमान निकोबार को आपको विस्तार से बताऊंगा जब द्वीपों की चर्चा में करूंगा। तो ध्यान रखिए इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक। वहीं यदि हम भारत के पूर्वी बिंदु की बात करें कि यहाँ पर सबसे लास्ट में कौन सा बिंदु है, तो इस बिंदु का नाम है किबिथू, किबिथू,
किबिथु, ये कहीं कहीं पर नाम मिलता है एक और वालांगू, किबिथु या वालांगू, जो कि आपका किस क्षेत्र में मिलेगा, ये मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। कोई ढूंढने वाली चीज़ नहीं है, जाने वाली चीज़ है, वो तो स्थान पर है ना। तो किबिथु या वालांगू ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु, कौन सा बिंदु है ये, पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु। क्वेश्चन ये भी है कि भारत का सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि सबसे पहले सूर्य यहीं पर पड़ता है, सूर्य की जो प्रकाश किरण है वो यहीं पर आकर गिरती है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें सबसे लास्ट में कि यहाँ पर जो बिंदु है वो पश्चिमी बिंदु है। ठीक, और ये पश्चिमी बिंदु कहाँ पर है और कौन सा है, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है आपका कौन से राज्य में, गुजरात में। और ये जो बिंदु है आपका, ध्यान रखिए, इस बिंदु का नाम है गुहार मोती, गुहार मोती, या इसी को कहीं पर बोला गया है गौर माता, गुहार मोती को क्या बोला है, गौर माता, या कहीं कहीं पर इसी का एक और नाम मिलता है सरक्रिक। अब यहाँ पर सरक्रिक समझ के, सर्किट नहीं है, ठीक, वो क्या है नाम, सरक्रिक, यानी कि भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है, सरक्रिक या फिर गुहार मोती या फिर गौर माता। कहाँ पर है ये आपका, गुजरात राज्य में। कहाँ पर है साथियों ये, गुजरात राज्य में। तो ये तो इसके कुछ बिंदु की बात हुई थी कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लें आप कि भारत का जो जलीय क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ स्पर्श करता है। तो भारत का यहाँ पर दक्षिण में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है साथियों, ये श्रीलंका है। ठीक, वहीं पर इसके इधर देखोगे आप तो ये यहाँ पर क्या है, मिनिकाई, और मिनिकाई के दक्षिण में क्या है आपका, मालदीव। और यहाँ पर जो क्षेत्र बना हुआ है ये किसका बना हुआ है साथियों, इंडोनेशिया का। ठीक, जिसकी राजधानी क्या है, जकार्ता। हालांकि अब प्रस्तावित राजधानी आप सभी को पता है बोर्नियो द्वीप है, वो आगे आपने पढ़े होंगे। ठीक, तो ये तो मैंने नॉर्मल बात की है अभी भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु को लेकर। साथियों अब हम इसी में देखते हैं कि भारत जो है, भारत में से जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कहाँ से गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो कर्क रेखा है जो मैंने आपको बताई थी पृथ्वी में, यहाँ पर उसका मैप बनाया था 23.5 डिग्री उत्तर में, वही कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा कितने डिग्री की एक रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर रेखा है। ठीक, इस कर्क रेखा पर जो राज्य हैं वो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैप में पहले देख लीजिएगा। एक राज्य है गुजरात, कौन सा राज्य है, गुजरात। दूसरा राज्य है जो आपका साथियों ये है आपका, यहाँ पर कुछ ही सीमा इसकी लगती है, जो कि है कौन सा, राजस्थान। ठीक, यहाँ पर आपका जो राज्य आ जाएगा, यहाँ पर राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ मध्य प्रदेश के बाद, तो यहाँ पर जो क्षेत्र आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा छत्तीसगढ़। किसका आ जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर जो राज्य आपको देखने को मिलेगा वो राज्य आ जाएगा कुछ हिस्सा झारखंड का। किसका आ जाएगा, झारखंड। झारखंड के बाद यहाँ पर आप जो हिस्सा देखेंगे, थोड़ा सा देखिए, कोऑपरेट कीजिएगा, मैं बिल्कुल उसी की तरह तो नहीं बना पाऊंगा जैसा उसमें बना हुआ है। झारखंड के बाद यहाँ पर राज्य आ जाएगा कौन सा आपका, पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर जो राज्य आ जाएगा, ये राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। नाम क्या है, त्रिपुरा। ठीक, और यहाँ पर जो राज्य है ये राज्य कौन सा है, मिजोरम। अब यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखिए ये 8 राज्य हैं। 8 राज्य आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं, गुजरात है, राजस्थान है, ठीक, आप मैप में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, ठीक, और एक और कौन सा है, मिजोरम। मैं ट्रिक मेरे को नहीं पता इसमें, लेकिन कोई सी ट्रिक जहाँ पर मिलता है, कोई नाम है यहाँ पर, जैसे कि इसमें नाम मिल रहे, नाम चलो उसको छोड़ो, ट्रिक को याद नहीं करते अपन, क्या है उसमें ट्रिक, अपने को केवल इसमें ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि ट्रिक ज़्यादा समय तक याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं उसको, कि ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये तो बात हो गई कर्क रेखा की। अब कर्क रेखा के बाद मैं एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताने वाला हूं, मानक समय रेखा। तो ये मानक समय रेखा के बारे में बात कर लेते हैं।
मानक समय रेखा की बात करें साथियों तो ध्यान रखिए, मानक समय रेखा पहले तो होती क्या है। मानक समय रेखा, यदि किसी भी देश का एक एक्चुअल समय निकालना होता है या समय जहां से लिया जाता है, एक रेखा जो एक देशांतर रेखा होती है वहां से निर्धारित किया जाता है। तो भारत का जो मानक समय है वो लिया गया है, ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, एक क्षेत्र है मिर्जापुर। नाम क्या है? मिर्जापुर। इलाहाबाद के मिर्जापुर में एक स्थान है नैनी। तो यहां से लिया गया है भारत का कौन सा समय? मानक समय। भारत का मानक समय पूछा जाए कहां से लिया गया, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर के पास एक स्थान है नैनी, वहां से लिया गया है भारत का मानक समय। और यदि जिस देश का विस्तार यानी कि क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है वहां पर मानक समय रेखा जो होती है वो एक से अधिक होती है। भारत में भी 2 मानक समय रेखा बनाए जाने की चर्चा है, लेकिन वर्तमान में भारत में केवल एक ही मानक समय रेखा है। ठीक, और ये जो मानक समय रेखा है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो एक तो राज्य आता है इसमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ठीक, दूसरा राज्य आ जाता है यहाँ पर इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश, तीसरा कुछ हिस्सा आ जाता है इसमें छत्तीसगढ़, ठीक, अगला जो यहाँ पर आपका हिस्सा आएगा एक इतना वाला हिस्सा ये आ जाएगा उड़ीसा, और एक क्षेत्र आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, तो यूपी, एक है आपका एमपी, एक है आपका छत्तीसगढ़, एक है आपका कौन सा यहाँ पर मैंने बोला उड़ीसा, और एक और कौन सा है आंध्र प्रदेश। तो मानक समय रेखा कितने राज्यों से? मानक समय रेखा 5 राज्यों से, 5 राज्यों से। और वो 5 राज्य आपके कौन कौन से हैं? एक तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और एक और कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? आपकी मानक समय रेखा। और ये मानक समय रेखा एक देशांतर रेखा है। तो कितने डिग्री देशांतर रेखा है? तो ध्यान रखिए ये आपकी 82.5 डिग्री, कितने डिग्री? 82.5 डिग्री एक देशांतर रेखा है, जिसको कहीं कहीं पर 82.30 अंश भी बताया गया है। तो वहां से ये रेखा खींची गई है। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को सूर्य का चक्कर, किसका चक्कर? सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? तो आप सभी बोलेंगे कि सर इस पृथ्वी को इसके चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 24 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा? 24 घंटा। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ी बेसिक सी जानकारी जो मैं बताने वाला हूँ वो समझिएगा कि 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को एक चक्कर घूमने में। यानी कि यहाँ से स्टार्ट होती है तो वापस इसको यूँ घूम कर यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना घंटा लगेगा? 24 घंटा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में वापस कितने डिग्री का कोण बना लेगी पृथ्वी? 360 डिग्री। 24 घंटे में कितने डिग्री का कोण? 324 आवर बराबर 360 डिग्री। ठीक, अब यदि हम इसको 1 डिग्री में निकालना चाहेंगे तो वो कैसे निकलेगा? तो इधर सुनिएगा, 24 घंटे यानी कि मैं इसकी मिनट निकाल लेता हूं तो इसमें मुझे कितने का गुणा करना होगा? 60 का गुणा। ठीक, तो यहां पर मैंने गुणा किया तो 0 का 0, 6 को 24 का 4, हाथ है 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1440 मेरे पास क्या आ गई? मिनट। इधर कितना डिग्री है? 360 डिग्री। यदि मुझे 1 डिग्री निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1440 मिनट तो अपनी जगह पर ही है, यहाँ पर 360 नहीं निकालना, मुझे 1 डिग्री निकालना है तो 360 से भाग देना पड़ेगा। 0 से 0 कट, 36 चुको कितना हो जाएगा? 144। ठीक, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो अब आप चिल्लाकर बोलेंगे सर 4 मिनट लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। सर आपने ये क्यों बताया? इसकी क्या जरूरत थी? तो मेरे साथियों इसकी जरूरत यहाँ पड़ने वाली है, और वो ये पड़ने वाली है, कभी कभी क्वेश्चन बनाता है कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक सूर्य की किरणों को आने में कितना समय लगता है, या फिर हम यूं बोलें कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में कितना समय अंतराल है, वो समय अंतराल हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए मेरे साथियों कि मैंने आपको बताया था भारत का देशांतरी विस्तार 68.7 से लेकर स्टार्ट होता है तो कहाँ तक जाता है ये? 97.25। तो आप देखेंगे
कि भारत में जो देशांतर रेखाएं, कुछ ऐसी रेखाएं जो खींची गई है, वो लगभग रेखाएं, आप लगभग महज लगभग या कितनी रेखाएं मिलेगी आपको, 30 देशांतर रेखा मिलेगी। आप इसमें से इसको घटाइए, 97 में से 68 को तो 29 तो वैसे ही मिलेगा, तो और ये पॉइंट में है, तो लगभग कितनी रेखाएं मिलेगी, 30 देशांतर रेखा। ठीक, अब 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगा, तो आपका जवाब आया 4 मिनट। तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो 30 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 120 मिनट। तो सर 2 घंटे में, सॉरी 2 घंटे में नहीं, कितनी मिनट लगती है 120, 30 डिग्री घूमने में 120 मिनट। यदि हम इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना घंटा जाएगा, 2 घंटा। तो सर यहाँ अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में यदि समय अंतराल पूछता है तो वो समय अंतराल कितना होगा साथियों, 2 घंटा। आपने यहाँ क्लियर ही निकाल लिया है कि वो कैसे होगा। तो ध्यान रखिए, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में समय अंतराल पूछे तो कितना घंटा आएगा, 2 घंटा आएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई कितनी देशांतर रेखाओं का विस्तार है, तो भारत में देशांतर रेखाओं का बता देंगे कि सर लगभग कितनी रेखाओं का विस्तार है, 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है। तो आज की क्लास में साथियों आपने जाना भारत का भौगोलिक स्वरूप, अक्षांशित देशांतरी विस्तार, पड़ोसी देश और भी बहुत तथ्यों के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत के द्वीपों के बारे में। जय हिंद, जय भारत।